हेलो एवरीवन, मास्टर जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह क्लास 6 का साइंस चैप्टर 5 जिसका नाम सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस है। बच्चों, आज हम इस चैप्टर में लाइन बाय लाइन करके पढ़ेंगे और समझते चलेंगे। इससे पहले बच्चों कि हम वीडियो को शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना देर किए इस चैप्टर को शुरू करते हैं और समझते हैं। In our daily life, there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of materials. बच्चों, इसका क्या कहने का मतलब है कि हम अपने डेली जीवन में कुछ ना कुछ मिक्सचर को अलग होते हुए जरूर देखते हैं या कहीं आपने भी देखा होगा। टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद ए स्टेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी। आपने चाय बनते हुए तो जरूर ही देखा होगा। तो किस तरह से चाय को चाय पत्ती से अलग किया जाता है छन्नी के माध्यम से, जैसे कि इस फिगर में 5.1 में आप देख पा रहे होंगे, या फिर आपके घरों में जब चाय बनता होगा तब तो आपने जरूर ही देखा होगा। आगे देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स वाइल हार्वेस्टिंग। बच्चों, जब फसलों को काटा जाता है तो आपने ज़रूर देखा होगा कि उसके बालों से उसके सीड्स को किस तरह से अलग किया जाता है, खेतों में किस तरह से काट के रखा जाता है, ये आपने ज़रूर देखा होगा। या फिर एग्जांपल अगर दूसरा लें तो दूध को या फिर दही को किस तरह से बटर को अलग किया जाता है, जो कि आप फिगर 5.2 में देख सकते हैं यहाँ पर। एज वी लर्न इन चैप्टर 3, जैसा कि हमने चैप्टर 3 में पहले ही पढ़ रखा है, बिगिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड्स फ्रॉम द फाइबर। यानी कॉटन से मतलब कॉटन प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, फाइबर से सीड्स को अलग करते हैं। परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया और पोहा। इफ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट, यू मे हैव केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग। यानी जब कभी भी आपने पोहा या दलिया खाया होगा तो कभी क्या हो सकता है कि उसके अंदर मिर्ची आपको मिला होगा, तो आप क्या किए होंगे, बहुत सावधानी से उसको निकाल के फेंक दिया होगा या सेपरेट कर दिया होगा, ओके, जो कि आपको नहीं खाना था। तो इस तरह से इसका सेपरेशन हो जाता है। बच्चों, इस चैप्टर में मोस्टली हम जो चीज़ों से यानी किन किन मटेरियल को किस तरह से अलग किया जाता है, उनका मेथड क्या होता है, इसी के बारे में आज हम फोकस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवाज एंड आस्क्ड टू सेपरेट देम। मान लीजिए कि आपको अगर कहा जाए आम और अमरूद आपको दिया जाए और कहा जाए कि इनको अलग अलग किया जाए, तो आप क्या कहेंगे, क्या करेंगे आप? व्हाट वुड यू डू? पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन अ सेपरेट कंटेनर, राइट। यानी आप क्या करेंगे, एक एक करके उठा के आम को अलग करेंगे, अमरूद को अलग करेंगे, तो इस तरह से क्या होगा, दोनों का सेपरेशन हो जाएगा। अलग अलग बहुत ईजी से कर सकते हैं। Seems easy, but what if the materials we want to separate are much smaller? अगर क्या हो कि अगर आम और अमरूद की जगह दूसरा कोई छोटा आपको मटेरियल मिल जाए और उनको कहा जाए अलग अलग कीजिए, तो आप किस तरह से करेंगे? ये तो बड़े थे तो आपने बहुत आसानी से कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विद सॉल्ट मिक्स इन इट। मान लीजिए आपको सैंड और सॉल्ट दोनों का मिक्सअप करके आपको दे दिया गया और फिर कहा जाए कि इसको अलग अलग कीजिए, सेपरेट कीजिए, तो आप क्या करेंगे? ये इम्पॉसिबल हो जाएगा, इम्पॉसिबल इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम द मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ अ सैंड बाय हैंड। अगर आप हाथ से उसको निकाल के कोशिश करेंगे कि अलग अलग दोनों को कर दें, दोनों मटेरियल को, तो ये हो पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पहले देखिए यहाँ क्या कुछ कहती हैं या कुछ पूछना चाहती हैं, बट वाई वुड वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेस लाइक दिस एट ऑल। क्यों जरूरी बन जाता है इनको अलग अलग करने के लिए, इस तरह के मटेरियल को? इज व्हाट पहेली वांट्स टू नो। क्या जानना चाहती है पहेली यहाँ पे? आइए एक्टिविटी 1 को पढ़ते हैं और समझते हैं। इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1 आर गिवन अ फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। आपको बच्चों नीचे के टेबल में 5.1 में आपको कुछ कंपोनेंट दे रखा है, कुछ चीजें दे रखा है और उसका तरीका बता रखा है किस तरह से अलग किया जाता है, क्यों किया जाता है, और फिर अलग करने के बाद जो यूजफुल होता है या फिर नहीं होता है उसको हम क्या करते हैं। The purpose of separation and the way separated components are used is mentioned in column 2 and 3 respectively. However, the information given in column 2 and 3 is jumbled. Can you match each process with its purpose and the way separated components are used? तो बच्चों यहाँ पे आपका एक टेबल दे दिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको लिखा हुआ है सेपरेशन प्रोसेस, यानी क्या तरीका होना चाहिए किसी भी मटेरियल को अलग अलग करने के लिए, और सेंटर में आपको दे रखा है पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, क्या उसका
क्यों हमें उसको अलग करना चाहिए और अलग करने के बाद उसका क्या करना चाहिए, राइट हैंड साइड में आपको कॉलम में दे रखा है, थर्ड कॉलम में। तो आइए फर्स्ट नंबर को जानते हैं, सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, यानी अगर हमको चावल से कंकड़ को या स्टोन्स को अलग करना होगा तो हम क्या करते हैं, टू सेपरेट टू डिफरेंस बट यूजफुल कंपोनेंट। बच्चों इसमें मान लीजिए स्टोन्स है और राइस है, तो राइस हमारा क्या है, यूजफुल कंपोनेंट्स है। तो इसमें जो स्टोन्स होगा जो कि हमारे लिए यूजफुल नहीं है, तो उसको हम निकाल के क्या करते हैं, हम फेंक देते हैं, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट। ओके, सेकंड नंबर में दिया हुआ है चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन अ बटर, यानी दूध को मथने के बाद जो बटर आप निकालते हैं कर्ड के बाद। ओके, तो उसका फिर क्या होता है, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट। ओके, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, क्या उसको फेंक देते हैं, वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज। ओके, जो भी उसके अंदर का इम्प्योरिटीज होता है जिसको हमको जरूरत नहीं होता है उसको निकाल के फेंक देते हैं। थर्ड नंबर में दिया हुआ है सेपरेट टी लिप्स, यानी जब हम चाय बनाते हैं तो चाय को अलग करते हैं, चाय पत्ती को अलग करते हैं। क्या करने का तरीका है इसका, तो जो चाय पत्ती होता है वो हमारे लिए क्या होता है, इम्प्योरिटीज होता है, यानी हार्मफुल कंपोनेंट होता है, हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ता है, इसलिए हम उसे क्या करते हैं, वी यूज बोथ द कंपोनेंट, हम दोनों को यूज करके अलग अलग कर देते हैं। ओके, आइए देखते हैं चैप्टर में क्या लिखा हुआ है। वी सी डैट, हमने देखा, बिफोर वी यूज अ सब्सटेंसेस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस दैट मे बी मिक्स विद इट, जो कि उसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस था जिसका जरूरत नहीं था, हमने उसको निकाल के फेंक दिया। अभी आपने यही देखा, समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट इफ वी नीड टू यूज देम सेपरेटली, कभी कभी क्या हो जाता है, दोनों कंपोनेंट का हमें जरूरत पड़ता है और दोनों को अलग अलग करने के बाद हम दोनों का इस्तेमाल बाद में कर लेते हैं। The substances to be separated may be particles of different sizes or materials. These may be in and three states of matter. बच्चों मैटर जो होता है, कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो अपने साइज में बहुत बड़े होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं। लेकिन मैटर जो होता है बच्चों, ये तीन अवस्था हमें मिलती है, यानी थ्री स्टेट में हमें मिलता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर इफ वी दे हैव सो मेनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मान लीजिए किसी एक मैटर का हम नाम लेते हैं जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में होगा, यानी अगर कोई आइस क्यूब है, बर्फ का कोई टुकड़ा है, तो उसे हम सॉलिड के स्टेट में रखेंगे और जब वो मेल्ट होकर पिघल कर पानी बनेगा तो उसको हम लिक्विड स्टेट में कहेंगे, यानी लिक्विड अवस्था में कहेंगे। और जब उसका वाटर वेपर बन के उड़ेगा, यानी जो भाप बन के उड़ेगा, उसको हम गैस स्टेट कहेंगे। ओके, यानी गैस के अवस्था में वो होगा। So how do we separate substances mixed together if they have so many different properties? तो हम किस तरह से अलग अलग प्रॉपर्टीज को हम उनको अलग अलग कर सकते हैं दो मटेरियल में से। ओके, तो इसी को समझाया गया है 5.1 में, मेथड ऑफ सेपरेशन, जो कि यहाँ एक नया टॉपिक आपको शुरू हो जाता है। ये टॉपिक आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, देखते हैं। वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस दैट आर मिक्स टुगेदर। हमने कुछ अभी तक आसान से मटेरियल्स के बारे में जाना जिसको हमने अलग अलग किया। यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दीज मैथड्स बीइंग यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटीज। तो इन्हीं तरीकों के कुछ आप घर में भी मेथड लगाते होंगे मटेरियल्स को अलग अलग करने के लिए। तो चलिए यहाँ सबसे पहले जो टॉपिक आ जाता है वो आता है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मतलब होता है बच्चों हाथ से चुनना, जो कि आप हाथ से चुनकर ही अलग कर सकते हैं, जो कि ऊपर के एग्जाम्पल में आपको आम और अमरूद का एग्जाम्पल दे रहा था। तो बहुत ही आसानी से आपने क्या किया कि आम को अलग कर दिया चुन के और अमरूद को अलग कर दिया था। आइए यहाँ एक्टिविटी 2 को पढ़ लेते हैं। ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन्स परचेज फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम। बच्चों आपको क्लासरूम में क्या लेकर जाना है, कुछ अनाज के पैकेट को खरीद कर आपको क्लास में लेकर जाना है। उसके बाद क्या करना है, नाउ स्प्रेड द ग्रेन्स ऑन अ शीट पेपर। किसी शीट पेपर के ऊपर उसको खोलकर, रैपर को खोलकर और अच्छे से उसको स्प्रेड कर देना है, फैला देना है। यहाँ आपको सावधानी ये रखना है कि गिरना नहीं चाहिए। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर। आपको क्या लगता है जो भी आपने ग्रेन्स का यानी अनाज का जो आपने पेपर के ऊपर स्प्रेड किया, फैलाया, क्या सबका साइज एक तरह का ही था, सब देखने में एक तरह के ही थे? आर देयर पीस ऑफ स्टोन्स, हस्क, ब्रोकन ग्रेन एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन इन इट। क्या उसमें किसी तरह का कोई उसमें भूसा टाइप का नहीं था, कोई चावल या फिर कोई जो अनाज आपने लिया वो टूटा हुआ नहीं था, सबके सब क्या कंप्लीटली थे? नाउ रिमूव विद योर हैंड द पीस ऑफ स्टोन, हस्क एंड अदर ग्रेन्स फ्रॉम इट। यानी जो आपने अनाज लिया था, तो अगर उसमें किसी तरह का हस्क है या फिर उसमें स्टोन है या फिर कोई टूटा हुआ है तो आप उसको एक एक करके निकाल सकते हैं। ओके बच्चों,
तो फिर जो अनाज को, टूटे हुए अनाज को, या फिर उसमें जो हर्ष था, कचरा था, उसको आपने क्या किया, हाथ से उंगलियों के माध्यम से आपने बहुत आसानी से उसको वहां से उठा के दूसरी जगह रख दिया। तो बच्चों इस प्रोसेस को हम कहेंगे हैंड पिकिंग। ओके, this method of hand picking can be used for separating slightly larger size impurities like the pieces of dirt, stone and husk from wheat, rice और pulses, यानी दाल में, गेहूं में, चावल में अगर किसी तरह का कोई कंकड़ मिलता है या फिर कोई कचरा मिलता है या किसी तरह का कोई डस्ट होता है तो बहुत ही आसानी से आप उसको निकाल कर फेंक सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो साइज होता है वो डिफरेंट होता है, जो आपका प्योर सब्सटेंस होता है। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज यूजुअली डू नॉट वेरी लार्ज, यानी जो इम्पोर्टेंट आपके लिए ये जो इम्प्योरिटीज होता है, यानी जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है, वो कुछ ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। इन सच सिचुएशन वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज कन्वीनियंट मेथड सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत ही सहूलियत हो जाता है, जिसे हम बहुत ही आसानी से हाथों से चुनकर बाहर उसको कर देते हैं। जिस तरह से आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, फिगर 5.3 हैंड पिकिंग स्टोन्स फ्रॉम ग्रेन्स। बच्चों यहाँ पे देखिए कोई व्यक्ति है जो कि बोरी में से अनाज को निकाल कर और चुनकर फेंक रहे हैं। मान लीजिए अगर आपके घरों में भी अगर चावल बनता होगा तो आपकी माँ लोग क्या करती होगी, चावल को पहले लेती होंगी, सूप में लेती होंगी या किसी दूसरे बर्तन में लेकर, अगर उसमें किसी तरह का कोई कचरा रहता है या फिर स्टोन होता है तो उसको एक एक करके कंकड़ को निकाल के फेंक देती हैं। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपका हैंड पिकिंग खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है थ्रेसिंग। बच्चों ये थ्रेसिंग में क्या दे रखा है, पढ़ के समझते हैं। यू मस्ट हैव बीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक्स लाइंग इन द फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग। यानी बच्चों आपने पक्का, अगर मान लीजिए अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो अपने खेतों में धान का जो बंडल होता है उसको काट कर आप फैलाए हुए आप खेतों में जरूर देखे होंगे। अगर नहीं देखा है तो आप पिक्चरों में जरूर देखे होंगे, अगर शहर से बिलोंग करते होंगे तो। ओके बच्चों, वो क्यों फैलाया जाता है, यहाँ देखिए शायद दे रखा हो, स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। यानी उसको धूप में बच्चों सुखाया जाता है ताकि बहुत ही आसानी से उसमें से जो उसका अनाज है, जो उसका सीड है, वो आसानी से हम निकाल सके, हार्वेस्टिंग कर सके। ओके बच्चों, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जमीन से यानी प्लॉट से काट के अलग कर देना, उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। ओके बच्चों, और आगे देखते हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। ईच स्टॉक्स हैज मैनी ग्रेन सीड अटैच टू इट। यानी अगर धान की बात करें या फिर गेहूं की बात करें तो एक बाल में कई सारे सीड्स उसमें मौजूद होता है, उसमें अटैच होता है। और सूखने के बाद जब उसको हम थ्रेसिंग करते हैं तो उससे फिर अलग अलग होता है। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक्स लाइंग इन द फील्ड। आप कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि मान लीजिए थोड़े बहुत तो है नहीं, फील्ड में ढेर सारे आपके बंडल्स होंगे, तो क्या आप उसको हाथ से मैनुअली एक एक करके निकालेंगे? तो ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। तो फिर क्या करते हैं होंगे हम, हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम द बंडल्स ऑफ स्टॉक्स। तो किसान किस तरह से उसको अलग अलग करते होंगे। One may pluck mangoes or guavas from the trees, but grain seeds are much smaller than mangoes or guavas। बच्चों ये आम और अमरूद का एग्जाम्पल तो बहुत ही बड़ा बड़ा ये दोनों थे, इसलिए आपने उसको हाथ से तो निकाल के रख दिया, लेकिन ये जो अनाज होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और क्वांटिटीज में ज़्यादा होते हैं, जो कि मैनुअली करना इसे थोड़ा सा इम्पॉसिबल बन जाता है। सो प्लकिंग देम फ्रॉम देयर स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल। ओके, हाउ डज द वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम देयर स्टॉक्स। तो किस तरह से ये किसान लोग उसको अलग करते होंगे। द प्रोसेस, बच्चों अब यहाँ थ्रेसिंग क्या होता है, तो थ्रेसिंग का यहाँ देखिए डेफिनेशन दे रखा है। द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक दैट इज थ्रेसिंग। ओके बच्चों, ये थ्रेसिंग क्या होता है, तो थ्रेसिंग के माध्यम से हम क्या क्या करते हैं, यानी जब हम उसका जो बंडल होता है उसको हम मान लीजिए अगर लार्ज स्केल पे हमारा खेती हो रहा है तो थ्रेसर एक मशीन आता है, उसमें डाल के हम उसके अनाजों को कर लेते हैं। या फिर अगर छोटे किसान लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं, उसका बंडल बनाकर ग्रेन्स का और पैडी का और किसी हार्ड सरफेस पर पीटने के कारण क्या होता है, क्योंकि वो तो पहले से ही सूखा हुआ रहता है और जब उसके ऊपर फोर्स पड़ता है तो वह अनाज सीड अलग अलग हो जाता है पुआल से। ओके बच्चों, समटाइम्स यानी कभी कभी क्या होता है, थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलक। कभी कभी ये गांव में बैलों का भी सहारा लेके लोग करते हैं। करते क्या है कि पूरे फील्ड में यानी एक जगह पे ऐसा बना दिया जाता है चिकना करके और उसके ऊपर पूरे बंडल्स को खोल के रख दिया जाता है। उसके बाद बैलों को उसके ऊपर मूव कराया जाता है ताकि जो उनका बैल का खूर होता है वो भारी होने की वजह से
पैडी से अनाज अलग हो जाता है टूटने के बाद। ओके, मशीन्स आर ऑल्सो यूज टू थ्रेश लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन। जैसे कि मैंने ऊपर आपको पहले ही बताया कि अगर लार्ज क्वांटिटी में हमारा खेती हो रहा है तो उसको हम थ्रेशर से भी करते हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह से बैलों से या फिर हाथों से पीटना और अनाजों को अलग करना काफ़ी समय लग सकता है, इसलिए हम मशीनों का सहारा लेते हैं। ओके बच्चों, तो हमने तो अनाज को निकाल दिया। ओके, हमने पैडी से अनाज को अलग अलग कर दिया। तो क्या जो आपका अनाज निकला वो पूरी तरह से साफ सुथरा है, वो पूरा क्लीन है? चलिए इसी के ऊपर बात करते हैं नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है विनोइंग, जिसको हिंदी में बच्चों हम कहते हैं ओसाना। इसको एक एक्टिविटी 3 पढ़ के समझेंगे कि किस तरह से ये वर्क करता है। मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद सॉ डस्ट और पाउडर ऑफ ड्राई लीफ। आप एक काम करो बच्चों, एक मिक्सचर बनाइए। यहाँ पे मान लीजिए सूखी हुई सैंड है और सूखी हुई पत्ती को निचोड़ कर इतना निचोड़ दीजिए कि वो छोटा छोटा टुकड़ों में टूट जाए और उसको बालू के साथ आप मिक्सअप कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है बच्चों, कीप द मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर। उस मिक्सचर को आपको न्यूज़पेपर के ऊपर या फिर प्लेट में लेना है। उसके बाद क्या करना है, लुक एट द मिक्सचर केयरफुली। उस मिक्सचर को आप ध्यान से देखें और देखिए यहाँ क्या लिख रहा है, कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट बी मेड आउट ईजिली। आपको क्या लगता है कि ये दोनों को अलग करना क्या बहुत आसानी होगा इसको अलग करने में? आर द साइजेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द टू कंपोनेंट सिमिलर। क्या दोनों का साइज दो, यानी जो हमने सूखी हुई पत्ती का उसको क्रश करके हमने बालू में मिलाया, तो क्या दोनों का साइज एक तरह का ही है? वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट बाय हैंड पिकिंग। क्या इसको हाथ से निकाल पाना और सेपरेट करना, क्या ये आपके लिए इजी वे रहेगा? नहीं बच्चों, किस तरह से हो सकता है, क्योंकि बालू का साइज बहुत ही छोटा होता है और जो आपने क्रश किया हो सकता है ज़्यादा क्रश कर दिया हो, और वैसे भी तो सूखी हुई पत्ती थी तो वो तो क्रश होना ही होना है और छोटे छोटे टुकड़ों में तो आ ही जाना है, जिसको बच्चों हम हाथों से अलग नहीं कर पाएंगे। तो हम कौन सा माध्यम लगाएंगे यहाँ पे? याद करो बच्चों, हमारे टॉपिक का नाम विनोइंग है, यानी ओसाना। तो इसमें क्या करेंगे, नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म। एक काम कीजिए, किसी खुली जगह में जाइए और उस प्लेट को आप क्या कीजिए, मान लीजिए हवा अगर चल रहा है तो हवा के बहाव में उस प्लेट को या पेपर में जो आपने मटेरियल्स ले रखा था, मिक्सचर ले रखा था, उसको धीरे धीरे आप नीचे गिराएंगे। तो गिराने के कारण क्या होगा, जो हल्का कंपोनेंट होगा वो हवा के दबाव में दूर जाके गिरेगा और आपका सैंड एक जगह नीचे आकर गिर जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, आपका जो मिक्सचर बना था वो दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। ओके बच्चों, व्हाट हैपेंस डू बोथ द कंपोनेंट सैंड एंड सॉ डस्ट फॉर पाउडर लीव्स फॉल द सेम प्लेस। क्या वो दोनों कंपोनेंट एक जगह पे ही गिरे? नहीं बच्चों, एक जगह पे कैसे गिर सकता है? क्यों? क्योंकि जो ड्राई लीव्स हमने लिया था या फिर सॉडस्ट लिया था वो बहुत हल्का था, तो वो दूर जाके गिरेगा, और जो सैंड होगा वह एक जगह नीचे ही गिरेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो वेट है वो भारी होगा। इज देयर अ कंपोनेंट दैट ब्लोज अवे। क्या सेकंड जो आपका कंपोनेंट था वो दूर जाके गिरा? डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट। क्या आपको हवा ने साथ दिया उस दोनों पार्टिकल्स को अलग अलग करने में? तो हाँ बच्चों, हमको तो साथ दिया ही। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। ओके बच्चों, तो विनोइंग इस प्रोसेस को हम कहेंगे। विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज विनोइंग, तो आप यहाँ से आंसर कर सकते हैं, डेफिनेशन दे सकते हैं। विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। यानी बहती हुई हवा में जाकर हम विनोइंग करेंगे, उसाएंगे, तो क्या होगा, जो हैवी आपका पार्टिकल होगा वो नीचे गिरेगा और जो हल्का पार्टिकल होगा, कंपोनेंट होगा, वो दूर जाकर हवा के बहाव में गिरेगा। जिस प्रकार वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो जाएगा। बच्चों, आप यहाँ एक महिला को भी देख सकते हैं जो कि सूप में यहाँ पे अनाज लेकर और हवा की डायरेक्शन में वो धीरे धीरे गिरा रही हैं, यानी अपने सूप को धीरे धीरे से टिल्ट कर रही हैं, गिरा रही हैं, जिसके कारण जो अनाज है वो भारी होने के कारण नीचे गिर जाएगा और जो इसका जो हस्क होगा, भूसा होगा, वो थोड़ा दूर जाके गिरेगा। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन्स। तो इस तरह से गांव में किसान लोग अनाज को हस्क से अलग करने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ओके बच्चों, द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द विंड, द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग।
द सेपरेटेड हस्क इज यूज फॉर मैनी पर्पज सच एज फॉडर फॉर कैटल्स। तो इस तरह से क्या होता है बच्चों, विनोइंग से हम दोनों कंपोनेंट्स को यानी मटेरियल्स को अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। और जो भूसा जो होता है, मान लीजिए जो अनाज गिरा वो तो हमारे लिए यूजफुल है ही, लेकिन जो वेस्ट मटेरियल था यानी जो हस्क था, भूसा था, वो भी हम यूज में ले लेते हैं। किसान लोग उसका भी यूज में ले लेते हैं। क्या यूज लेते हैं? तो अपने मवेशियों को, अपने जानवरों को चारा के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द सेपरेटेड हस्क इज यूज फॉर मैनी पर्पज सच एज फॉडर फॉर कैटल्स। कैटल्स में मवेशी यानी जिन जानवरों को हम पालते हैं। फॉडर मीन्स चारा। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है सेविंग। बच्चों इसको अगर हिंदी में हम कहें तो छानना होता है। ओके, आपने बच्चों घर में अपनी माओ को ज़रूर देखा होगा, रोटी बनाने से पहले वो आटा लेती हैं और चलनी में डालकर वो क्या करती हैं, वो धीरे धीरे हिलाती हैं, जिसके कारण जो यूजफुल कंपोनेंट होता है वो नीचे गिर जाता है, और जो जिसका इस्तेमाल नहीं होता है, जो यूजफुल हमारे लिए नहीं होता है, वो चलनी में ही रह जाता है। तो एक दूसरे से हम उसको क्या करते हैं, अलग अलग दोनों पार्टिकल्स को कर लेते हैं। देखिए यहाँ भी कुछ इसी तरीके का लिखा होगा, समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विद अ फ्लोर। यानी कभी कभी क्या होता है, हम घरों में रोटी बनाने से पहले या दूसरा डिश बनाने से पहले आटे को लेते हैं और क्या करते हैं, वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड ब्रांड दैट मे बी प्रिवेंट इन इट। हम दोनों क्या करते हैं, उसको अलग अलग करने की कोशिश करते हैं। व्हाट डू वी डू, हम क्या करते क्या हैं, वी यूज अ sieve एंड पोर द फ्लोर इनटू इट। ओके, जैसे कि इस पिक्चर में आप 5.6 में देख पा रहे होंगे। बच्चों 5.6 कहाँ है बच्चों, हो सकता है नीचे दिया हुआ होगा। ओके, नीचे देख लेते हैं, sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain in the sieve। बच्चों कभी क्या आपने चलनी देखा है? नहीं देखा है तो अपनी माँ को जाके कहिए, वो आपको किचन से निकाल के फटाफट आपको दिखा देंगी। ओके, in a flour mill impurities like husk and stones are removed from wheat before grinding it। यानी जब आप गेहूं को पिसवाने मिल में ले जाते होंगे तो वो क्या करते हैं, उसमें से जो हस्क होता है या फिर स्टोन्स होता है वो अलग हो जाता है। यूजुअली अ बैग फुल ऑफ wheat is poured on a slanting sieves। the sieving removes pieces of stones, stalk and husk that may still remain with wheat after threshing and winnowing। बच्चों ये बात वही चीज़ें लिखा हुआ है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। यहाँ देखिए फिगर 5.6 में दिया हुआ है, आटा लिया और आटा को चाल कर जो इसका प्योर सब्सटेंस होगा वो नीचे गिर जाएगा और इम्प्योरिटीज ऊपर चलनी में ही रह जाएगा, जिसको हम बाद में फेंक देते हैं। ओके बच्चों, आगे देखते हैं, यू मे हैव ऑल्सो नोटिस सिमिलर sieve being used at कंस्ट्रक्शन साइट्स टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम सैंड। बच्चों क्या कभी आपने कंस्ट्रक्शन जहाँ पे काम हो रहा होता है, किसी का घर, किसी का कुछ और कंस्ट्रक्शन का मान लीजिए काम चल रहा है, तो क्या कभी आपने इस टाइप का चल्ली देखा है लेबर लोगों को काम करते हुए, मिस्त्री लोगों को काम करते हुए? खास करके प्लास्टर के समय वो लोग क्या करते हैं, जो उनके यहाँ बालू आता है, जो सैंड आता है, उसको इस चलनी के माध्यम से वो क्या करते, चाल लेते हैं। यानी कुदारी से यहाँ से क्या किया, इस सैंड को उठाया और इसके ऊपर डाला, तो जो बड़े बड़े स्टोन्स होंगे वो ऊपर ही रह जाएंगे, बाकी यूजफुल का जो सैंड होगा वो नीचे गिर जाएगा, जिसके बाद प्लास्टर में मिस्त्री लोग काम में ले लेते हैं। ओके बच्चों, आइए यहाँ पे एक्टिविटी 4 को पढ़ के देख लेते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है, ब्रिंग अ sieve एंड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम। आपको कह रहा है कि घर से एक चलनी लीजिए और थोड़ा सा आटा लेकर आइए टू द क्लासरूम यानी क्लास में। sieve द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज इन इट। यानी उसमें किसी तरह का अगर इम्प्योरिटीज है तो उसको चाल कर देखिए। नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ चॉक पीसेस एंड मिक्स इट विद द फ्लोर। कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड पाउडर चॉक बाय sieving। मान लीजिए कि अगर आटे में किसी तरह का इम्प्योरिटीज नहीं है तो हम क्या चालें, ठीक है, कि वो तो पूरा का पूरा गिर जाएगा। तो हम एक काम करेंगे, जो हमारे स्कूलों में चौक होता है उसको अच्छे से क्रश करके उस आटे में मिला देंगे, और मिलाने के बाद चलने में क्या करेंगे, चाल कर देख लेंगे। तो बड़े साइज का जो चौक पाउडर होगा वो ऊपर ही रह जाएगा, और बाकी जो फाइन फ्लोर होगा यानी जो आटा होगा वो नीचे गिर जाएगा। sieving इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेज। ओके, यानी sieving का इस्तेमाल हम कब करते हैं, यानी चलनी का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब दोनों का साइज क्या हो, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो। ओके बच्चों, यहाँ सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन क्या होता है, तीनों टॉपिक को हम बारी बारी से समझते हैं। बच्चों सेडिमेंटेशन क्या होता है, मान लीजिए किसी ग्लास में मान लीजिए कोई दूषित पानी हमने लिया,
या अगर नहीं है तो मान लीजिए आधा गिलास हमने पानी लिया और उसमें थोड़ा सा मिट्टी डाल दिया, तो कुछ देर के बाद अगर आप डिस्टर्ब नहीं करते हैं तो आप देखेंगे कि उसके बॉटम साइड में यानी ग्लास के नीचे साइड में मिट्टी जाके स्थिर हो जाता है, नीचे जाके वो सेटल हो जाता है। ओके, तो उस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहेंगे, उस अवस्था को। ठीक है बच्चों, और ऊपर देखेंगे तो कुछ आपको पानी क्लियर मिलेगा नीचे के बजाय, और उसको हम क्या करते हैं वहाँ से धीरे से ग्लास को उठाकर दूसरे कंटेनर में डाल देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम डिकंटेशन कहते हैं। ओके, लेकिन क्या जो पानी को हमने सेकंड कंटेनर में डाला वो क्या अभी भी प्योर है, क्या वो पीने लायक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उसको फिर से हम साफ करेंगे, तो उस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन कहेंगे। ओके बच्चों, आइए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बाय विनोइंग एंड हैंड पिकिंग। कभी कभी कोई ऐसा मिक्सचर आ जाता है हमारे पास जिसको ना तो हम ओसाकर नहीं हाथ से चुनकर अलग अलग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सोल्ट पार्टिकल इन राइस और पल्सेज। कभी कभी क्या होता है, जिस तरह से दालों में या फिर चावलों में डस्ट या फिर मिट्टी आ जाता है, उससे भी कभी कभी हल्का हो जाता है, जिसको हम ये मेथड तो बिल्कुल भी विनोइंग और हैंड पिकिंग लगाकर अलग अलग नहीं कर सकते। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेज बिफोर कुकिंग। तो हम क्या करते हैं, इनको कौन सा मेथड लगाते हैं ताकि दाल और चावल से उस इम्प्योरिटीज को अलग अलग कर सकते हैं। राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। अक्सर हम क्या करते हैं, दाल बनाने से पहले या फिर चावल बनाने से पहले उसको हम अच्छी तरह से धोते हैं। When you add water to this, जब उसमें आप पानी डालते हैं, the impurities like dust particles गेट सेपरेटेड, यानी उसमें जो भी डस्ट पार्टिकल्स होता है वो अलग अलग हो जाता है। दीज इम्प्योरिटीज गो टू इनटू वाटर। ओके, नाउ व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल्स, यानी राइस और डस्ट आपके वेसल्स में, आपके बर्तन में जब आपने चावल या दाल लिया बनाने के लिए, उसमें जब पानी डाला तो उसके बॉटम साइड में क्या जाके शिफ्ट हुआ? आपने क्या देखा? राइस को देखा या फिर डस्ट को देखा? तो ऑफ कोर्स आपने राइस को ही देखा होगा। क्यों? क्योंकि राइस क्या होता है, डस्ट से भारी होता है, तो वो जाके बॉटम में बैठ जाता है। ओके, वाई हैव यू सीन दैट वेसल स्टिल टू पोर आउट अ डर्टी वाटर। आपने अक्सर देखा होगा बच्चों कि जब ऊपर में जो डर्टी वाटर होता है वो हल्का टेढ़ा करके बर्तन को उसको फेंक देते हैं। ओके, इम्प्योरिटी वाटर को। व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। यानी सेडिमेंटेशन क्या होता है बच्चों, तो आप अक्सर देखे होंगे या अभी हमने चावल बनाते समय देखा, क्या देखा एग्जाम्पल में, कि जो चावल हैवियर था या फिर जो दालें थी वो उसके कंटेनर के नीचे साइड में यानी उस बर्तन के बॉटम साइड में जाके शिफ्ट हो गया, तो उसी शिफ्ट होने को हम कहेंगे सेडिमेंटेशन। अब उसके बाद हम बच्चों क्या कहते हैं, क्या करते हैं, व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट, जो पानी था जिसमें डस्ट मिक्सअप हो गया था, घुल गया था, सोल्यूबल हो गया था, इज रिमूव्ड, और हमने उस डर्टी वाटर को क्या किया, हमने निकाल दिया। ओके, तो निकालने की प्रक्रिया को ही, प्रोसेस को ही हम डिकेंटेशन कहते हैं, जो कि फिगर 5.8 में आप देख सकते हैं। लेट अस फाइंड अ फ्यू अदर मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो चलिए कुछ दूसरे एग्जांपल्स को देखते हैं, दूसरा प्रोसेस दूसरे मिक्सचर के साथ देखते हैं ये किस तरह से वर्क करता है, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। द सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। कभी कभी क्या हो जाता है बच्चों, बच्चों देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द सेम प्रिंसिपल यू यूज फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड। कभी अक्सर हम क्या करते हैं बच्चों, हम दूसरे मिक्सचर को लेकर दूसरा प्रिंसिपल लगा के उन दोनों लिक्विड्स को, या फिर मान लीजिए कुछ ऐसा दो लिक्विड है जो कोई एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं हो रहा है लेकिन मिक्सचर बना हुआ है, तो हम उसको किस तरह से अलग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। क्या हम इस प्रोसेस को लगाकर यानी सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन मेथड लगाकर क्या इन दोनों कंपोनेंटों को यानी पानी को और तेल को क्या हम अलग अलग कर सकते हैं। इफ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर। मान लीजिए हमने पानी में तेल को मिलाया और अलग अलग करने की जब हम प्रोसेस करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों का लेयर अलग अलग बन जाएगा, यानी पानी का लेयर अलग बनेगा और तेल का अलग बनेगा। द कंपोनेंट दैट फॉर्म्स द टॉप लेयर कैन देन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। तो आप देखेंगे कि ऊपर में
पानी जो होता है बच्चों ये भारी होता है, जो कि नीचे बन जाएगा, लेयर बना लेगा, और तेल हल्का होने के कारण ऊपर का लेयर बना लेगा। तो हम अलग किस तरह से करेंगे, तो डिकेंटेशन फॉर्म वो मेथड लगाकर हम दूसरे कंटेनर में निकाल लेंगे। ओके बच्चों, लेट अस अगेन कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ अ सॉइल एंड लिक्विड। तो चलिए दूसरे मिक्सचर को हम लेते हैं, एक को लेते हैं सॉलिड और दूसरे को लेते हैं लिक्विड। ओके बच्चों, आफ्टर प्रिपेयरिंग टी व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स। बच्चों चाय बनाने के बाद आप क्या करते हैं, क्या देखते हैं, क्या है आप चाय से चाय पत्ती को किस तरह से अलग किया जाता है। यूजुअली वी यूज स्टेनर टू रिमूव टी लीव्स, यानी हम छन्नी का इस्तेमाल करते हैं चाय को चाय पत्ती से अलग करने के लिए। ट्राई डिकेंटेशन। ओके बच्चों, आप चाहें तो इसको घर पे भी करके देख सकते हैं। इट हेल्प्स अ लिटिल बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी। क्या आपने थोड़ा बहुत अभी भी अपने चाय में चाय पत्ती को देखा क्या। नाउ पोर द टी थ्रू अ स्टेनर। डिड ऑल द टी लिव्स रिमेन इन द स्टेनर। क्या अभी भी उस स्टेनर में चाय पत्ती है क्या। नहीं बच्चों, अब कैसे होगा, हमने तो छान लिया। तो बच्चों इसी प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। ओके, फिगर 5.1 में आपको दिया गया होगा। विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर टी इज बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। तो अब बताओ बच्चों, चाय को चाय पत्ती से अलग करने वाला जो मेथड होगा उसे हम क्या कहेंगे, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। ऑफ कोर्स हम फिल्ट्रेशन कहेंगे। जब कभी भी बच्चों छानने की बारी आएगी तो आप आंख बंद करके वहाँ पे आप टिक लगा सकते हैं और गेस करके बता सकते हैं फिल्ट्रेशन होगा। ओके, लेट अस नाउ कंसीडर एग्जांपल ऑफ वाटर दैट वी यूज। चलिए अब पानी के एग्जांपल में लेकर चलते हैं, जो कि ये भी एक तरह का मिक्सचर होगा। डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम्स गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक। क्या हमारे यहाँ जो पानी आता है, मान लीजिए टेप वाटर आ रहा है, सप्लाई का पानी आ रहा है, क्या वो 100% प्योर होता है, वो हमारे पीने योग्य होता है। ओके, समटाइम्स वाटर सप्लाई थ्रू टेप्स में भी मडी। कभी कभी क्या होता है बच्चों, जो हमारे यहाँ सप्लाई का पानी आता है वह कभी कभी दूषित होता है, मडी होता है, जो कि गंदा होता है, जो कि उसको हम डायरेक्टली नहीं पी सकते। उसके साथ फिर हम कोई और मेथड लगा के उसको हम फिल्टर करते हैं। ओके, द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पोन्स और रिवर्स में ऑल्सो बी मडी। मान लीजिए आपने नदी से या फिर तालाबों से पानी लिया और उसको पीने की कोशिश करेंगे तो वो पीने योग्य नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वो मडी है, वो गंदा है। स्पेशली आफ्टर रेन्स, खास करके ये बरसातों में ऐसा देखने को मिलता है। लेट अस सी इफ वी कैन यूज सम मेथड ऑफ सेपरेशन टू रिमूव इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी लाइक सॉइल फ्रॉम द वाटर। आइए तो इसी तरीके से कुछ अलग मेथड लगा के हम देखते हैं कि किस तरह से इम्प्योरिटीज को अलग कर सकते हैं। मान लीजिए कि जो मिट्टी होता है, सॉइल होता है, वो पानी में क्या होता है, सोल्यूबल होता है। ओके बच्चों, एक्टिविटी 5 को पढ़ते हैं और समझते हैं यहाँ क्या दिया हुआ है। कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम पॉन्ड और अ रिवर। आप एक काम कर सकते हैं, नदी या तालाबों में से जो गंदा पानी होगा उसको ग्लास में आप ले लीजिए। इफ इट इज नॉट अवेलेबल, अगर वह नहीं है तो एक काम कीजिए, आप साफ पानी को ही ग्लास में लीजिए और उसमें थोड़ा सा मिट्टी को मिला दीजिए। लेट इट स्टेन फॉर अ हाफ एन आवर। उसको आधे घंटे के लिए या फिर 1 घंटे के लिए भी आप छोड़ सकते हैं बिना डिस्टर्ब किए। आप क्या देखेंगे, ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। आप जो भी ऑब्जर्वेशन किया, अपने ध्यान से ग्लास को देखा, उसको आप एक अलग से नोटबुक में कहीं नोट कर ले अपने ऑब्जर्वेशन को, जो भी आपने अभी देखा। आपने क्या देखा होगा बच्चों, कुछ समय के बाद डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर। क्या ग्लास के बॉटम साइड में जाकर कुछ जो सॉइल सेटल क्या जाके वो सेटल हुए, नीचे जाके सॉइल बैठ गया, मिट्टी बैठ गया। वाई, अगर हाँ ऐसा बैठा है तो क्यों बैठा है बच्चों। What will you call this process? तो इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे, याद कीजिए, आपने पढ़ा था बच्चों। हम क्या कहेंगे, कमेंट करके हमें बताइए। तो बच्चों इसे हम सेडिमेंटेशन कहेंगे। ओके, नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर। आप एक काम कीजिए, उस ग्लास को बिना डिस्टर्ब किए, पानी को बिना डिस्टर्ब किए दूसरे ग्लास में आप काम कीजिए, उस पानी को ढार लीजिए। ओके, लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू अनदर ग्लास। दूसरे ग्लास में उसको हम ढार लेंगे, जो ऊपर का पानी होगा, और नीचे तो मिट्टी हमारा बैठा ही है, जो कि फिगर आपको 5.18 में आपको दिखाया गया होगा। व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? तो इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे बच्चों, ऊपर का जो लेयर बना पानी का और नीचे जाके सैंड सेटल हुआ, तो जो सैंड सेटल हुआ उसे हम सेडिमेंटेशन कहेंगे, और ऊपर जो पानी आपका एक लेयर बनाया उसे आप क्या कहेंगे, डिकेंटेशन। ओके, जो कि दूसरे बर्तन में आपने लिया, उसी को हम डिकेंटेशन कहेंगे।
इज द वाटर इज द सेकंड क्लास स्टील मडी और ब्राउन इन कलर? क्या आपने सेकंड क्लास में जो भी पानी लिया था वो क्या वो अभी भी मडी है या फिर कलर उसका ब्राउनिश टाइप का है ना? फिल्टर इट, अगर हाँ तो उसको आप फिल्टर कर सकते हैं। डिड द टी स्टेनर वर्क? क्या यहाँ पे जो चाय छानने वाला छन्नी था वो यहाँ पे काम करेगा? लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू द पीस ऑफ क्लोथ। अब चलिए, अगर वो काम नहीं करता तो कपड़े से करके देखते हैं क्या कपड़े से वो साफ होता है। इन अ पीस ऑफ क्लोथ स्मॉल होल्स आर पोर्स रिमेन इन बिटवीन द वोवन थ्रेड्स। कपड़ों को अगर आप नज़दीक लाकर देखेंगे तो आपको उसमें छोटे छोटे छेद नजर आएगा। दीज पोर्स इन अ क्लोथ कैन बी यूज एज अ फिल्टर। आप चाहें तो उसको फिल्टर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बच्चों ये भी पूरी तरह से साफ करके नहीं देगा। इफ़ द वाटर इज स्टिल मडी, अगर अभी भी आपका जो पानी है वो मडी है, दूषित है, उसमें इम्प्योरिटीज है, तो क्या करना होगा? कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टर दैट हैज इवन ए स्मॉलर पोर्स, यानी इससे भी हमें कोई ऐसा मटेरियल लेना होगा, पीस लेना होगा जिसमें काफ़ी छोटे छोटे होल्स हो, सिर्फ पानी को ही अलाउ करे, डस्ट पार्टिकल्स को न अलाउ करे पास करने के लिए। तो क्या हमें लेना होगा बच्चों? देखते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे। अ फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज वेरी फाइन पोर्स इन इट। तो हम फिल्टर पेपर यूज कर सकते हैं पानी को साफ करने के लिए, जो कि फिगर 5.9 में आपको दिखाया भी गया होगा। सो द स्टेप्स इन्वॉल्व इन यूजिंग अ फिल्टर पेपर, यानी फिल्टर पेपर को किस तरह से इस्तेमाल में लेना है। अब फिल्टर पेपर फोल्डेड इन अ फॉर्म ऑफ कोन, उस फिल्टर पेपर को एक काम कीजिए, आप एक कोन के रूप में उसको बनाइए, जिस तरीके का फ्यूनल होता है, यानी इस पिक्चर में आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक पेपर लिया गया, फिल्टर पेपर, इसको कोन का रूप में दिया गया, यानी जिस तरह से बच्चों का ये जो हैप्पी बर्थडे में बच्चों जो इस्तेमाल नहीं करते हैं कैप, ओके, बर्थडे वाला, उस तरीके से आपको एक कोन बना लेना है। ओके, फिगर जो इसमें दिखाया गया है। द मिक्सचर इज देन पोर्ड ऑन द फिल्टर पेपर, जो आपका मिक्सचर है उस फिल्टर पेपर में डालिए। सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट। अब क्या होगा? जो सॉलिड पार्टिकल्स होगा वो अलाउ ही नहीं करेगा आपका फिनॉल पास करने के लिए। ओके, द रिमेन ऑन द फिल्टर पेपर। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जूसेस आर यूजुअली फिल्टर बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पल्प। मान लीजिए अगर आप कहीं मान लीजिए मार्केट में गए होंगे, जूस तो आपने पक्का ही कहीं ना कहीं पिया होगा, तो वो लोग दुकानदार करते क्या हैं बच्चों? जूस निकालने के बाद भले वो ऑरेंज का हो या फिर दूसरे चीज़ों का हो, तो वो क्या करते हैं? उसको स्टेनर के सहायता से, यानी जो छन्नी होता है उससे वो छान लेते हैं, ताकि उसका जो सीड होता है या फिर जो उसका कुछ कचरे रह जाता है, जिस चीज़ का भी आपने जूस पिया, वो छन्नी उसको छान लेता है, जिसको यहाँ पे पल्प कहा जा रहा है। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़ और पनीर इन अ होम। हम क्या करते हैं जब हम घरों में ही पनीर बनाते हैं तो यही प्रोसेस लगाते हैं, यानी फिल्ट्रेशन का ही लगाते हैं। क्या करते हैं, किस तरह से पनीर बनता है बच्चों? यू माइट हैव सीन दैट फॉर मेकिंग पनीर, हो सकता है आपने पनीर बनते हुए कहीं देखा भी हो। अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस आर एडेड टू मिल्क एज इट बॉइल्स, यानी जब हम दूध को गर्म कर रहे होते हैं उसके बाद कुछ लेमन जूस को भी काट कर हम डाल देते हैं, यानी उसके जूस निकाल कर डाल देते हैं, जिसके कारण क्या होता है? वो फट जाता है। दी गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर विद अ लिक्विड। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है? आपका दूध फट के अलग अलग हो जाता है। एक तरफ आपको लिक्विड देखने को मिलता होगा, एक तरफ आपको पनीर के रूप में वो चीज़ें दिखती होंगी। ओके, उसके बाद किया जाता है? द पनीर इज देन सेपरेटेड बाय द फिल्टरिंग। ओके, द मिक्सचर यूजिंग थ्रू अ फाइन क्लॉथ और अ स्टेनर, यानी छन्नी की सहायता से या फिर कपड़ों की सहायता से उसको छानकर अलग अलग कर लिया जाता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है एवोपोरेशन, यानी बच्चों इसको शुद्ध हिंदी में कहें तो वाष्प उत्सर्जन होता है। चलिए आइए जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। एक्टिविटी 6, एड 2 स्पून्स ऑफ सॉल्ट टू वाटर इन अदर बीकर एंड स्टिर इट विल। एक काम करना है, आपको एक बीकर लेना है और इसमें पानी डाल लेना है और इसमें थोड़ा सा नमक डालकर 2 चम्मच 3 चम्मच नमक डालने के बाद उसको अच्छे से घोल बना लेना है, सॉल्यूशन बना लेना है। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर, क्या आपने देखा आपका पानी का कोई रंग बदला या नहीं बदला? कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर, क्या आपको किसी तरह का कोई उसमें नमक का अंश आपको दिखाई दिया जब आपने उसको पूरी तरह से घोला आफ्टर स्टीरिंग? ओके, हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर। अब एक काम कीजिए, जो आपका सॉल्ट वाटर है उसको आप इस पिक्चर की तरह ही आप उसको गर्म करना शुरू कीजिए।
ओके, लेट द वाटर बॉयल अवे वॉट इज लेफ्ट इन द बीकर। जब आप उसको गर्म करते जाएंगे जब तक कि पानी खत्म ना हो जाए, तो लास्ट में आपको बीकर के अंदर क्या दिखाई देता है। इन दिस एक्टिविटी वी यूज द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन। इस एक्टिविटी में हम एवोपरेशन का ही प्रोसेस लगाकर, क्रिया लगाकर हम देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तुम दो मिक्सचरों को अलग अलग कर रहे हैं, यानी हम वाटर को अलग कर रहे हैं और सॉल्ट को अलग अलग कर रहे हैं। ओके बच्चों, तो इसी प्रोसेस को हम एवोपरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जिंग। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज एवोपरेशन, तो आप एक लाइन में आंसर दे सकते हैं यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर में। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड एवोपरेशन। ओके, द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन टेक प्लेस कंटिन्यूसली वेयर एवर वाटर इज प्रेजेंट। यानी जब तक कि पानी उस कंटेनर में रहता है उसको हम गर्म करते रहते हैं। ओके, जब तक कि पानी पूरी तरह से भाप बन के उड़ न जाए। और लास्ट में क्या रह जाएगा हमारे पास कंटेनर में, तो उसमें रह जाएगा हमारा नमक। ओके, आगे देखते हैं बच्चों क्या दिया हुआ है। वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम। आपको क्या लगता है ये नमक कहाँ से आता होगा बच्चों। सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स मिक्स इन इट। यानी बच्चों ये जो समुद्र का पानी होता है उसमें बहुत सारे नमक मिले हुए रहते हैं। अब कहाँ से मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, ये हम बाद में पढ़ाई करेंगे। वन ऑफ दिस सॉल्ट इज द कॉमन सॉल्ट, जो कि उसे हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं। तो क्या हम डायरेक्ट उसको समुद्र से लाकर हम घर में यूज करना शुरू कर देते हैं? नहीं बच्चों, उसके साथ हम कुछ प्रोसेस करना पड़ता है, उसको प्यूरिफाई करना पड़ता है। ओके, व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन swell pits, water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor through evaporation। यानी एवोपरेशन के द्वारा क्या होता है कि उस नमक को, यानी देखिए जैसे आप इस पिक्चर में कहीं देख पा रहे होंगे, यहाँ देखिए, यहाँ समझा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे समुद्र का पानी है। जब ये ज्वार भट्टा जब दिन में 2 बार आता है तो क्या होता है, ये ऊपर की ओर यानी तट की तरफ आता है। किसान लोग पहले ही एक प्लॉटिंग करके रख देते हैं और इसमें पानी आके भर जाता है। और फिर दिन के समय क्या होता है बच्चों कि धूप जो पड़ता है इसके ऊपर, सूरज की रोशनी, और फिर ये पानी गर्म होता है, भाप बन के सभी ऊपर उड़ जाता है, लेकिन नमक इसी में रह जाता है। उसके बाद इस नमक को कंपनियों में ले जाके फिर इसको प्यूरिफाई किया जाता है, इसको फिर साफ किया जाता है। ओके, रिफाइंड किया जाता है, जो कि हमारे घरों में खाने योग्य होता है। ओके, तो उसे हम NaCl या फिर कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। यही चीजें यहाँ भी लिखा हुआ है। कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन। यानी उसके बाद फिर उसको पूरी तरह से सफाई करने के लिए कंपनियों में भेज दिया जाता है, फैक्ट्रियों में। ओके, आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ नया टॉपिक आ जाता है, यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। यानी कुछ ऐसे भी मिक्सचर होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा मेथड हमें यूज करना पड़ता है कंपोनेंटों को अलग अलग करने के लिए। वी हैव स्टडी सम मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर। हमने अभी जस्ट पढ़ा कुछ प्रोसेस के बारे में, कुछ मेथड के बारे में कि मिक्सचर को अलग अलग किस तरह से किया जाता है। Often one method is not sufficient to separate the different substances present in a mixture। यानी एक ही तरह का मेथड यूज करके हम कुछ ऐसे भी मिक्सअप होते हैं जिनको हम अलग नहीं कर सकते हैं, यानी सिंगल मेथड यूज करके। इन सच अ सिचुएशन, यानी इस तरह की सिचुएशन में हम क्या करते हैं, वी नीड टू यूज मोर देन वन ऑफ दिस मेथड। यानी एक से ज़्यादा मेथड हमें लगाना पड़ता है उन मिक्सचरों को अलग अलग करने के लिए। तो आइए पढ़ते हैं यहाँ पे एक्टिविटी 7, टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। एक काम कीजिए, आप नमक और सैंड का मिक्सचर बनाइए। हाउ विल यू सेपरेट दिस, आप इसको अलग अलग कैसे करेंगे बच्चों। वी ऑलरेडी शो दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी अ प्रैक्टिकल मेथड ऑफ सेपरेटिंग दिस। हमने जस्ट अभी ऊपर डिस्कस किया था कि हम हाथ के द्वारा इसको अलग अलग नहीं कर सकते। कारण क्या है, क्योंकि एक तो ये काउंटिंग में ज़्यादा है, यानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, और जो कि साइज में भी काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा। और नमक का और सैंड का तकरीबन जो साइज होता है वो सेम होता है, तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो हैंड पिकिंग से तो हम कर ही नहीं सकते। तो क्या हम यहाँ पे मेथड लगाएंगे, कीप द मिक्सचर इन अ बीकर, यानी इस मिक्सचर को आपको किसी बर्तन में रखना है, एंड सम वाटर टू इट, और इसमें कुछ पानी मिलाना है। लीव द बीकर असाइड फ्रॉम सम टाइम, और इसको आप कुछ समय के लिए अलग आप रख दीजिए। डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम,
क्या आपने देखा उसमें जो बालू था, जो आपने सॉल्यूशन बनाया, यानी नमक को और सैंड को बर्तन में डालने के बाद जब आपने पानी डाला और अच्छे से उसको घुलाया, तो आपने क्या देखा होगा कि जो उसमें नमक जो आपने डाला वो पूरी तरह से घुल गया होगा। क्यों? क्योंकि नमक और जो चीनी होता है वह पानी के साथ सोल्यूबल होता है, लेकिन सैंड सोल्यूबल नहीं होता है, जिसके कारण उस कंटेनर में बॉटम के साइड में जाकर वो शिफ्ट हो जाएगा, यानी उसके नीचे जाके वो बैठ जाएगा। ओके, द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। आप उस सैंड को चाहें तो फिल्ट्रेशन का मेथड लगाकर या फिर डिकेंटेशन का मेथड लगाकर दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो अलग क्या बच जाएगा, एक कंटेनर में आपको सिर्फ सैंड मिलेगा और दूसरे कंटेनर में आपको पानी निकल जाएगा, जो कि उसमें नमक अलग होता है। ओके, दोनों मिक्स होते हैं। व्हाट डज द डिकेंटेटेड लिक्विड कंटेन? अब क्या होगा इसके साथ? ओके, डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन्स द सॉल्ट विच वॉज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगनिंग? क्या आपको लगता है कि उस पानी में नमक इसमें मिला हुआ है? हाँ, तो बिल्कुल मिला हुआ है। तो किस तरह से इसे अलग करेंगे बच्चों? नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेटेड लिक्विड। अब हमें इन दोनों को भी अलग अलग करना होगा। दूसरा मेथड यहाँ लगाएंगे, ट्रांसफर दिस लिक्विड टू अ केटल एंड क्लोज इट्स लीड। आप काम कीजिए, इस तरह के किसी केटल में आप उस सॉल्यूशन को डालिए और इसको धीरे धीरे गर्म करना शुरू कर दीजिए। हीट द केटल फॉर सम टाइम्स, कुछ समय के लिए इसको गर्म कीजिए। तो आप क्या देखेंगे कि इसके ऊपर से भाप निकलेगा यहाँ से जब आप गर्म करेंगे। ओके बच्चों, डू यू नोटिस स्टीम्स कमिंग आउट फ्रॉम द स्पॉट ऑफ द कैटल? आपने क्या देखा कि इस कैटल से कुछ भाप निकलते हुए आपको नजर आया क्या? बिल्कुल इस फिगर में आपको नजर आ रहा होगा। ओके, टेक अ मेटल प्लेट विद सम आइस ऑन इट। आप एक काम कीजिए, दूसरा कोई मेटल यहाँ पे लेंगे और उसके ऊपर कुछ आइस रख देंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, जब यहाँ से ये भाप बन के इसमें टकराएगा, इसके इस साइड में, ओके, तो जो कि ऊपर से इसको ठंडा भी दे रहा है, अपने आइस क्यूब दिया, जिसके कारण ये भाप क्या होगा, कंडेंस होगा और यहाँ लिक्विड के फॉर्म में गिरेगा। ओके बच्चों, यानी इस कंटेनर में आकर पानी इकट्ठा हो जाएगा और इस केटल में सिर्फ नमक ही बच जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ इसी तरीके का लिखा होगा, टेक अ मेटल प्लेट विद सम आइस ऑन इट, होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पॉट ऑफ द केटल एज शोन इन फिगर 5.13। यानी जिस तरीके से फिगर में दिखाया गया है वही काम आपको करना है। What do you observe? आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने क्या देखा? Let all the water in the kettle boil off. क्या सभी पानी उसमें चले गए? When the steams comes in a contact with the metal plate cool with ice. जब उस प्लेट में जब भाप जाके टकराया तो बर्फ के कारण वो क्या हुआ, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इट कंडेंस, यानी वो कंडेंस हुआ और लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, यानी लिक्विड में बन गया। द वाटर ड्रॉप दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट were due to condensation of steam. The process of conversion. अगर कोई आपसे पूछे बच्चों कंडेंसेशन क्या होता है, तो आप यहाँ से आंसर लिख सकते हैं वेरी शॉर्ट आंसर में, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड। यानी कंडेंसेशन वह प्रक्रिया है जो कि वो कन्वर्ट करता है, वाटर वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट करता है, उसी को हम कंडेंसेशन कहते हैं। Okay, do you ever see water drops condense under a plate that has been used to cover a vessel containing milk that just been boiled? यानी बच्चों जब आपके किचन में माँ लोग या फिर बहन लोग दूध को गर्म करती होंगी तो कभी अपने ऊपर हाथ रख के दिखा है? क्या आपको ऐसा फील नहीं होता है जब आप ऊपर देखते होंगे तो भाप निकलते हुए? क्या आपने देखा है कभी जब दूध गर्म हो रहा होता है? ओके, और ज़्यादा समय तक अगर आप हाथ ऊपर डाल के रखे होंगे तो देखे होंगे कि आपके टाइनी ड्रॉपलेट्स वाटर भी आपको दिखाई देता होगा। आफ्टर ऑल द वाटर हैज एवोपरेटेड, व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड द केटल? जब पूरी तरह से इस केटल से पानी भाप बन के उड़ जाएगा तो इस केटल में क्या बच जाएगा? ओके बच्चों, we have thus separated salt, sand and water using process of decantation, filtration, एवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। तो देखा बच्चों यहाँ पे एक से ज़्यादा हमने मेथड को यूज करके इनको अलग अलग किया। ओके, पहली फेज द प्रॉब्लम। अब पहली को यहाँ पे एक चीज़ की समस्या होती है, क्या होता है, वाइल रिकवरिंग सॉल्ट मिक्स विद द सैंड। जब उन्होंने सैंड से सॉल्ट को ऑब्टेन्ड किया, क्या इनको दिक्कत हुआ? पढ़ के देखते हैं क्या समस्या इनको आई। सी हैज mixed a packet of salt in a small
अमाउंट ऑफ सैंड, यानी थोड़े ही बालू में इन्होंने पूरा नमक का पैकेट उसमें डाला था, लेकिन इनको मिला कितना नमक, थोड़ा ही मिला। ऐसे क्यों बच्चों? सी देन ट्राइड द मेथड सजेस्टेड इन एक्टिविटी 7, यानी जिस तरह से एक्टिविटी 7 में बताया गया इसी तरह से इन्होंने किया, लेकिन उनको नमक का जो अमाउंट था वो कम मिला। ओके, जो कि शुरू में क्या था, पूरा पैकेट ही नमक का था और बालू की क्वांटिटी कम थी। To recover the salt, she found, however, that she could recover only a small part of the salt that she had taken. What could have gone wrong? क्या हुआ इनके साथ, गलत क्या हो गया जो कि थोड़ा ही मिला? आइए एक नए टॉपिक के साथ पढ़ते हैं और समझते हैं। कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, यानी पानी में क्या हर तरह के सब्सटेंस डिजॉल्व होते हैं, क्या सभी घुलनशील होते हैं? इन चैप्टर 4 वी फाउंड दैट मैनी सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर। हमने चैप्टर 4 में अभी पढ़ा होगा कि हर तरह के यानी कई तरह के जो सब्सटेंसेस होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, सॉल्यूशन बन जाता है। एंड फॉर्म और सॉल्यूशन, जो कि सॉल्यूशन बनता है। वी सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, अभी थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, यानी नमक या चीनी को अगर पानी के साथ दोनों को आपस में मिलाते हैं तो उसके बाद का जो रिजल्ट हमें मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, उसी को हम सॉल्यूशन कहते हैं। ओके, यानी सॉल्ट प्लस वाटर इक्वल सॉल्यूशन। अब समझ गए आप? वी से डैट दीज सब्सटेंसेस आर सॉल्यूबल इन वाटर, यानी जो चीज़ पानी में घुल जाती है उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूबल कहते हैं। ओके, what will happen if we go on adding more and more of these substances to fixed quantity of water? मान लीजिए आधा गिलास पानी में या पूरे गिलास पानी में, या फिर मान लीजिए 1 लीटर पानी है और उसमें हम नमक के पैकेट 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, तो मान लीजिए 3-4 तक क्या होगा, वो घुलते जाएगा, लेकिन हमने 10, 12, 20 पैकेट डाला, तो क्या उतना ही पानी में, 1 ही लीटर पानी में क्या इतना सारा जो नमक होगा वो घुलेगा? आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइए। तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर हम जानते हैं एक्टिविटी 8 को पढ़ के। यू विल नीड अ बीकर और अ स्मॉल पैन, स्पून, सॉल्ट एंड वाटर। इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको एक बीकर चाहिए होगा, स्मॉल पैन चाहिए, स्पून चाहिए, नमक चाहिए और पानी चाहिए। ओके, और इसमें क्या कर लेना है, हाफ बीकर आपको पानी उसमें डाल लेना है। pour half a cup of water in a beaker. ओके, एड 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड स्टीर, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के उसको घोलने की कोशिश कीजिए, घुलाइए। अनटिल द सॉल्ट डिजॉल्व कम्प्लीटली, कब तक करना है इसको, जब तक कि पूरी तरह से नमक घुल ना जाए, जो कि 5.14 में फिगर में आपको दिखा रखा होगा। अगेन एड अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड स्टीर वेल, फिर से उसमें 1 चम्मच पानी डालिए, फिर से घोलिए, यानी उसमें नमक डालिए और फिर से घोलिए, और इसी क्रिया को, इसी प्रोसेस को आप बार बार करते रहिए। गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 टीस्पूनफुल एट अ टाइम एंड स्टीर, इसको बार बार आप करते रहिए। आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून्स ऑफ सॉल्ट, डू यू फाइंड दैट सम सॉल्ट रिमेन्स अनडिजॉल्व एंड सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द बीकर? क्या जब आपने बार बार नमक आप डाल रहे थे तो क्या सब के सब उसमें घुल गए? कुछ ऐसे नमक नहीं हुए जो जाके उसके बॉटम साइड में जाके शिफ्ट हो गए? अगर हाँ, दिस मीन्स दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन, यानी इसका मतलब ये है कि जितना हमने पानी लिया था अब उसमें नमक डिजॉल्व नहीं हो सकता, घुल नहीं सकता। तो बच्चों इसको हम इस तरह के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड कहते हैं। द सॉल्यूशन इज नाउ सेड टू बी सैचुरेटेड। ओके, यानी जब वो नमक घुलना बंद हो जाए तो उसको हम सैचुरेटेड कहेंगे। ओके, इस तरह के सॉल्यूशन को। Here is a hint as to what might have gone wrong. Then पहली try to recover large quantity of salt mixed with the sand. यहाँ हमें एक हिंट मिलता है पहेली के लिए, जो कि पहेली को एक प्रॉब्लम फेस हुआ था, यानी उन्होंने 1 पैकेट नमक लिया था, थोड़ा सा सैंड लिया था, जब उसमें उन्होंने मिलाया, उसका सॉल्यूशन बनाया, उसके बाद उन्होंने फिल्ट्रेशन किया, डिकेंटेशन किया, सेडिमेंटेशन किया, कई तरीके का प्रोसेस इन्होंने लगाया और इनको थोड़ा ही नमक मिला था। तो यहाँ से हमें हिंट मिलता है, परहैप्स द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट वाज मच मोर देन द रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, द अनडिजॉल्व सॉल्ट, यानी जो बिना घुले हुए सॉल्ट होंगे उनका क्या होगा, वुड हैव रिमेन मिक्स्ड विद द सैंड एंड कुड नॉट बी रिकवर्ड, यानी उस सैंड में ही उनका नमक मिलकर मिक्स होकर रह गया, जो कि उनको नहीं मिला, थोड़ा बहुत ही मिला।
शी कुड सॉल्व हर प्रॉब्लम बाय यूजिंग अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ वाटर। ओके, तो उन्होंने क्या किया कि पानी को और मिलाया, फिर से उसको घोला और ये प्रोसेस किया, उसके बाद उनको पूरा नमक मिल गया। Suppose she did not have sufficient quantity of water to dissolve all the salt in the mixture। मान लीजिए उनको और पानी ना मिले और वो उसको और घोल ना पाए, डिजॉल्व ना कर पाए, तो क्या होता, उनको किस तरह से और मिलता। इज देयर सम वे, क्या कोई और ऐसा रास्ता है, दैट वाटर वुड बी मेड टू डिजॉल्व मोर सॉल्ट बिफोर द सॉल्यूशन गेट सैचुरेटेड। क्या कोई और ऐसा तरीका है जो उनको और इस तरह से मिल सके। लेट अस ट्राई एंड हेल्प पहेली आउट। चलिए हम कुछ और ट्राई करते हैं और पहेली की मदद करते हैं एक्टिविटी 9 पढ़ने के बाद। टेक सम वाटर इन अ बीकर। आपको कुछ पानी बीकर में ले लेना है और इसमें थोड़ा सा नमक मिला लेना है। मिक्स सॉल्ट इन इट अंटिल इट कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर सॉल्ट। यानी उसमें तब तक आपको नमक डालते रहना है पानी में जब तक कि उसमें डिजॉल्व होना बंद ना हो जाए। दिस विल गिव यू सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। इससे क्या होगा, आपको एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके बच्चों, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या कहेंगे, यानी जब घुलना बंद हो जाए, सॉल्यूशन बनना बंद हो जाए, तो उसी चीज़ों को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। नाउ ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट। आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा इस तरीके का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाइए और उसके बाद उसको गर्म कीजिए। What do you find? आपने क्या देखा जब आपने गर्म किया। What happens to the undissolved salt in the bottom of the beaker? जो उस बीकर में बॉटम साइड में नमक जाके शिफ्ट हुआ, उसके बाद जब आपने गर्म करना शुरू किया तो नमक के साथ क्या हुआ, डट इज डिजॉल्व नाउ। क्या उसमें वो घुलना शुरू हो गया, उसमें घुल गया। इफ यस यानी हाँ, कैन सम मोर सॉल्ट बी डिजॉल्व इन दिस सॉल्यूशन बाय हीटिंग। यानी उसको क्या हम गर्म करने के बाद और भी उसमें हम डिजॉल्व कर सकते हैं नमक को पानी के साथ। लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल। अब उसके बाद क्या कीजिए, उस सॉल्यूशन को ठंडा कीजिए। डज द सॉल्ट अपीयर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन। क्या आपने फिर से उस बीकर के बॉटम साइड में अपने नमक को शिफ्ट होते हुए देखा, सेटल डाउन हुआ। द एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। यानी गर्म करने के कारण हम क्या करते हैं कि और भी नमक को हम डिजॉल्व पानी में कर सकते हैं। ओके बच्चों, डज द वाटर डिजॉल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन सब्सटेंसेस। लेट अस फाइंड आउट। एक्टिविटी 10, टेक 2 ग्लासेस। आपको 2 ग्लास लेना है और दोनों में क्या करना है, पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन ईच देम। दोनों में आधा आधा कप पानी डाल लेना है। एड अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट टू 1 ग्लास। एक में आपको 1 चम्मच नमक को लेना है और उसको अच्छे से घोल लेना है। कब तक, जब तक कि पूरी तरह से डिजॉल्व ना हो जाए नमक उस पानी में। गो ऑन एडिंग सॉल्ट। उसमें और नमक डालते जाएंगे 1 टीस्पून एट अ टाइम टिल द सॉल्यूशन सैचुरेटेड। कब तक, जब तक कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमें मिल ना जाए। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ अ सॉल्ट दैट डिजॉल्व इन द वाटर। और आप इस चीज़ को भी ऑब्जर्व करते रहेंगे, नोट करते रहेंगे कि आपने कितने चम्मच उसमें नमक डाला और वो डिजॉल्व होते गया, और एक कौन से नंबर का जो चम्मच हम डालेंगे तो डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा और उसके बॉटम साइड में बैठना शुरू हो जाएगा। इन टेबल 5.2 नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द शुगर। और इसी चीज़ को आप शुगर के साथ भी रिपीट कीजिए। नमक के साथ तो आपने कर ही लिया, शुगर के साथ कीजिए और दूसरे सब्सटेंसेस के साथ भी कीजिए जो कि पानी में सोल्यूबल हो। रिपीट दिस विद सम अदर सब्सटेंसेस दैट आर सोल्यूबल इन वाटर। ओके, What do you notice from table 5.2? आपने क्या देखा 5.2 में? Do you find that water dissolve different substances in different amount? आपने क्या देखा? मान लीजिए कि आधा ही गिलास में आपने नमक को भी घुलाया, चीनी को भी घुलाया। आपको क्या लगता है कि दोनों का जो सॉल्यूशन बनने का जो क्वांटिटी होता है, रेट होता है, क्या वो सबका एक जैसा ही होता है? ओके, वी हैव डिस्कस अ फ्यू मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। हमने कुछ मेथड के बारे में जानकारी लिया, सेपरेशन यानी किस तरह से अलग होता है। सम ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेशन प्रेजेंट इन दिस चैप्टर आर ऑल्सो यूज्ड इन साइंस लेबोरेटरी। कुछ मेथड को हम साइंस लेबोरेटरी में भी चेक कर सकते हैं मिक्सचरों को अलग अलग करके। वी ऑल्सो लर्न दैट, हमने यह भी देखा, हमने यह भी सीखा, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड डिजॉल्विंग अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड। अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी, हम सॉल्यूशन के क्या कह सकते हैं, सैचुरेटेड इफ इट कैन नॉट डिजॉल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस इन इट। यानी जब वो सॉल्यूशन होना बंद हो जाता है, डिजॉल्व होना, घुलना उसमें पानी में घुलना का जो क्रम होता है बंद हो जाता है, तो उसे हम सैचुरेटेड
कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ओके बच्चों, अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको अगर क्वेश्चन आंसर में एक्सरसाइज करने में दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।